नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में ग्लासगो में कोप 26 बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में जलवायु संरक्षण करने वाली प्रौद्योगिकी अपनाने और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने पर होगा जोर। बेमौसम बरसात और बाढ़ जैसी आपदाएं धरती के लिए बन रही हैं सबसे बड़ा खतरा। कश्मीर में सेब महोत्सव का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, केंद्रीय योजना से जम्मू कश्मीर में हो रहा है बेहतर कृषि विकास। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने किया उर्वरक की कमी की अफवाहों का खंडन। कहा, कर्नाटक में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया है उपलब्ध। हरियाणा के नूह में महिलाओं को दुधारू पशु खरीदने के लिए दिया गया ऋण। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित 15 महिलाओं को मिली ऋण की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के शहर ग्लासगो में 1 और 2 नवंबर को कोप 26 की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी ग्लासगो में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी अमली जामा पहनाएंगे, जिसमें ग्लोबल सोलर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है। ग्लासगो का एजेंडा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से सबसे अहम और महत्वपूर्ण है पेरिस समझौते के नियमों को अंतिम रूप देना। ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन के दौरान पर्यावरण से जुड़े, खासतौर पर कार्बन उत्सर्जन से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। कार्बन उत्सर्जन के कारण दुनिया भर के देश कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे अहम कृषि को होने वाला नुकसान है। धरती का तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। बेमौसम बरसात और बाढ़ जैसी आपदाएं धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। दुनिया भर के देशों ने पिछली बैठकों के दौरान बढ़ते हुए तापमान को रोकने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। दुनिया के देशों का मकसद था कि औद्योगिकीकरण से पूर्व जो तापमान था उसको 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान न बढ़ने पाए। इसके बाद दुनिया के देशों ने स्वेच्छा से अपने लिए लक्ष्य तय किए थे। और कश्मीर के प्रसिद्ध सेब महोत्सव की गुरुवार से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन सेब उत्पादकों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, जिसका फायदा भी राज्य के लोगों को मिल रहा है। कश्मीर में 2 दिवसीय सेब महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से सेब के किसानों और विक्रेताओं के साथ निर्यातकों को भी एक मंच मिला है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सेब महोत्सव किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम साबित होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज सेब उत्पादकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मूल्य, बीज भंडारण और बाजार की व्यवस्था सरकार कर रही है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट बढ़ाया है, ताकि कोरोना काल में किसान का नुकसान ना हो। इस बार सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ कि किसान और व्यापारी एक जगह पर आए और इस दृष्टि से ये एक मेले का आयोजन किया। एक ऐतिहासिक मेला जो आयोजित हुआ है। मैं देख रहा हूं कि इसका उत्साह जो इस मेले के अंदर किसानों के अंदर भी देखने को मिला, और जो यहाँ पर बाहर से आए बायर्स वो भी यहाँ पर एक उत्साहित थे। इस मेले के आयोजन से निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा और आने वाले वक्त के अंदर ये मेला एक उदाहरण बनेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि समय पूर्व बर्फबारी में हुए सेब की फसल के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और किसानों की पूरी सहायता की जाएगी। मैंने बार बार ये कहा है कि पैसे की कोई कमी जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास नहीं है।
किसानों के लिए कोई भी योजना शुरू की जाएगी, उसके लिए जितने धन की आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड सीड डेवलपमेंट स्कीम, ये कई कार्यक्रम पिछले दिनों शुरू हुए और 15 महीने में 1569 नई डेयरियां यहां लगी हैं। अभी पिछले साल तक हम मिल्क डेफिसिट स्टेट के नाते जाने जाते थे। आज मुझे लगता है कि जितने मिल्क की जरूरत है लगभग वहां हम पहुंच गए हैं और अगले साल तक मिल्क सरप्लस स्टेट हम बन जाएंगे। महोत्सव में आए एप्पल ग्रोवर, खरीदार और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य भागीदार भी काफी खुश नजर आए। हमारे से ज्यादा ये ग्रोवर्स के लिए एक फायदा है कि मतलब उनका जो प्रोड्यूस है उसको एक ये मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है बेसिकली। यहाँ पे जितनी भी वैरायटीज डिस्प्ले लगी हुई है, कीड़ी वैरायटीज हैं, यहाँ पे गोल्डन वैरायटीज है कुछ, ताकि उनको भी इंटरेक्ट हो जाए इन चीज़ों से। तो बहुत सारे ऐसे जो फार्मर्स हैं वो भी यही काम कर सकते हैं, यही प्रोड्यूस अपने बाग में ऑर्चर्ड्स बना सकते हैं इसका। हम एक मीडियम क्रिएट कर रहे हैं, ग्रोवर जो है और बायर जो है। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रोवर्स को कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं जिससे उसके प्रोड्यूस की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ रही है। ये जो एक अच्छा गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि अच्छे इस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है और इस तरीके से जब फेस्टिवल मनाया जाता है उसमें एक फार्मर को मौका दिया जाता है कि आप डायरेक्ट अपना जो प्रोडक्शन है उसको वो डायरेक्ट एक बायर को सेल करे। सेब की किस्मों के साथ अन्य उत्पाद भी इसी महोत्सव में लगाए जाने हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्पादकों के मुनाफे के साथ साथ रोजगार सृजन में भी ये कदम काफी सहायक रहेगा। सेब उत्पादक हैं उन्हें एक अच्छा मार्केट मिल रहा है और जो खरीदने वाले हैं उन्हें एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है, एक अच्छे रेट पर मिल रहा है। तो सभी इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने के लिए और सबसे बड़ी बात जो मिडलमैन हैं उनकी भूमिका को ख़त्म करने के लिए ये एक बेहद सराहनीय कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कर्नाटक में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया इस वक्त उपलब्ध है और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने देश में उर्वरक की कमी के बारे में अफवाहों का खंडन किया है। भगवंत खुबा ने किसानों से आग्रह किया कि उर्वरकों की कमी की अफवाहों पर विश्वास न करें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले 2 वर्षों से सम्मिश्रित उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। राज्य के किसान अगर सम्मिश्रित उर्वरकों को अपनाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। डीएपी की तुलना में सम्मिश्रित उर्वरक के बेहतर नतीजे होते हैं। सरकार डीएपी के बजाय सम्मिश्रित खाद को खरीदने की सिफारिश कर रही है। खुबा ने यह भी कहा कि इस साल नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ा है। नैनो डीएपी का उत्पादन अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने ये बात कही। रबी के मौसम में 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है जिसका उत्पादन किया जाएगा। मानसून के दौरान पूरे कर्नाटक में अच्छी बारिश हुई और 78.51 लाख हेक्टेयर जमीन में बुआई भी हो चुकी है। राज्य में बुआई के लिए उर्वरक आदि सामग्रियों की आपूर्ति दुरुस्त कर दी गई है। केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में हर जिले में उर्वरक की आपूर्ति का बंदोबस्त कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूह जिले में महिलाओं को ऋण प्रदान किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित 15 महिलाओं को ये ऋण की सुविधा दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए दी गई। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना की एक रिपोर्ट। ये हैं धर्मवती, दिव्यांग, उम्र 28 साल, 3 बच्चे हैं जिन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहती हैं। अभी तक इन्हें अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा था।
लेकिन बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने इन्हें ऋण दिलाकर इनके पंखों को उड़ान दी है। इन्हें 1,30,000 रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई है, जिससे ये भैंसें खरीदेंगी और अपने सपनों को साकार करेंगी। मुझे लोन मिला है, इससे मैं भैंस खरीदूंगी और कहा ना मैं दूध डेयरी पे दूंगी। जो ये डेयरी के रुपए मिलेंगे सर, ये तो मैं बच्चे पढ़ाऊंगी। बहुत बढ़िया बलदाव आएगा सर, इससे मैं और भैंस खरीदूंगी और डेयरी पे दूध दूंगी और कहा नाम घर का खर्चा भी चलेगा सर। अनूप सर हमारे, इसने बहुत सहायता करी हमारी। धर्मवती की ही तरह हरियाणा के नूह जिले के बझेड़ा गांव की 14 अन्य महिलाओं को भी डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत ONGC के CSR पहल के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से ऋण राशि प्रदान की गई है। आई एम हैप्पी टू हियर दैट बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, a Delhi based NGO, is organizing yet another loan distribution function in association with Punjab National Bank in district Nuh, Haryana on 28th October. Earlier, I had an occasion to participate in the inaugural function of the dairy cooperatives set up under the NMDC supported project implemented by the NGO in district Nuh. This ONGC supported dairy development program for 210 women is a continuation of activities already undertaken by the NGO in this sector. It is a program targeted at empowering women of this district, and it is really noteworthy to know that while ONGC extended support to mobilize and train 150 beneficiaries directly, BSGSS has managed to impart training to over 210 women from 3 villages. पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से डेयरी विकास परियोजना की 15 लाभार्थियों को ये ऋण प्रदान किया गया। ये परियोजना लाभार्थियों को दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए सक्षम बनाने के लिए है। Punjab National Bank has been associated with this NGO in providing loans for purchase of milk animals to the women members of this NGO. As a result, it was an opportunity for us to uplift their economic status. I think जो SHGs हैं are the best instrument for women empowerment, और उनको सेल्फ जो सशक्तिकरण होगा उनका, वो खुद से काम कर पाएंगी। और ये हम डेयरी के फील्ड में कर रहे हैं, और डेयरी का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर उनको सेल्फ लोन्स दिए जाएंगे तो उनकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो ऑटोमेटिकली फुलफिल होते हैं। जैसे कि उनका अगर कुपोषण है वो टारगेट होता है, उनको एक अगर एग्रीकल्चरल लॉस है तो उनको एक फॉल बैक ऑप्शन मिलता है। बझेड़ा गांव की इन महिलाओं को बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान द्वारा पशुपालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि ये महिलाएं स्वावलंबी बनने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सकें। हरियाणा सरकार की दुग्ध सहकारी समिति वीटा की मार्केटिंग सपोर्ट से, जिला प्रशासन, नीति आयोग के सहयोग से, हमारी 2 दशकों से अनथक मेहनत करती हुई संस्था बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने 3 अति पिछड़े गांव बीबीपुर, बजेड़ा और उजीना से 210 बहुत ही गरीब महिलाएं जिनकी आमदनी का जरिया 0 था, उनको आधुनिक पशुपालन की प्रशिक्षण देके यहाँ के पशुपालन विभाग के सहयोग से आज उनको स्वावलंबी कर दिया है। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संगठन है जिसका दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में स्थायी आजीविका परियोजनाओं के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में करीब 2 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिश्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जो भविष्य के लिए कुछ करना चाहती हैं। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना।
और दिल्ली के पूसा संस्थान में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अपने तरीके का पहला प्रोग्राम है। ये सारा का सारा श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के 75 वर्षों के 75 जिलों के 75,000 किसान जुड़े हैं। ये कल्पना और सोच भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा क्षेत्र खेती है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आज के युवा प्राइवेट नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आ रहे हैं। उसी सोच से प्रेरित होकर के मुझे खुशी है कि हमारे विभाग ने हमारे सुझाव के साथ सहयोग किया और हमने आज देश भर से 75,000 किसानों को जोड़ा है। कुछ एक वो यहाँ पर फिजिकली मौजूद थे, कुछ एक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। विशेषकर जो हमारे युवा किसान हैं, जिन्हें अक्सर मैं एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट्स अथवा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स करता हूँ, और देखने में आया कि पिछले कुछ समय भारी संख्या में मोदी जी ने जो एक सरलता लाई है कृषि क्षेत्र में, सॉयल हेल्थ कार्ड, कृषि बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, इससे प्रभावित होकर वो हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। आज इसका प्रारंभ किया है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के इस प्रकार के आयोजन कर पाएंगे। अपने ही विभाग में एक अरोमा मिशन प्रारंभ किया, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसमें लेवेंडर की खेती की जाती है, जिसमें बंजर ज़मीन को भी उपयोग में लाया जा सकता है। और बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो शायद पहले कहीं प्राइवेट संस्थाओं में काम करते कंपनी, वो छोड़ करके नौकरियां आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सरलता भी है और उनकी वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक अनुभव का सदुपयोग भी है और आमदन भी ज़्यादा है। तो मुझे इस बात की ये तसल्ली है कि अब ये स्टेक, वोकेशनल स्टेक स्टार्टअप्स का जुड़ने लगा है और हमारा भी ये दायित्व है कि हम उसी बात का उपयोग, सदुपयोग करते हुए इन बच्चों को उनकी क्षमता का सही मायने में किस प्रकार उपयोग हो, उसका वातावरण दें और वैज्ञानिक साधन उनको उपलब्ध करवाएं। और अब नजर डालते हैं देश भर के मंडी भाव पर। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 27 अक्टूबर को मक्का का भाव था 1,600 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 1,800 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की ही मेघरज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 अक्टूबर को मक्का 1,750 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी मक्का की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहां 27 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को भी 1,300 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में 27 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,725 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 1,750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 5 रुपए चढ़कर 1,870 रुपए से 1,875 रुपए हो गया। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
खरीफ फसल वर्ष 2021-22 में मूंग की बुआई 35,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 35,38,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 13,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 27 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 4,266 रुपए। 28 अक्टूबर को इसका भाव 600 रुपए की मजबूती के बाद 4,866 रुपए पर पहुंच गया। इसी राज्य की कुश्तगी मंडी में गुरुवार को मूंग के सौदे 6,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 27 अक्टूबर को इसका भाव रहा 5,030 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को 420 रुपए की मजबूती के बाद 5,450 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की सूरतगढ़ मंडी में भी मूंग के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। 28 अक्टूबर को यहां मूंग के सौदे 385 रुपए की तेजी के बाद 6,200 रुपए पर हुए, जबकि 27 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 5,815 रुपए। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है, या 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में ग्लासगो में कोप 26 बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में जलवायु संरक्षण करने वाली प्रौद्योगिकी अपनाने और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने पर होगा जोर। बेमौसम बरसात और बाढ़ जैसी आपदाएं धरती के लिए बन रही हैं सबसे बड़ा खतरा। कश्मीर में सेब महोत्सव का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, केंद्रीय योजना से जम्मू कश्मीर में हो रहा है बेहतर कृषि विकास। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खोबा ने किया उर्वरक की कमी की अफवाहों का खंडन। कहा, कर्नाटक में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया है उपलब्ध। हरियाणा के नूह में महिलाओं को दुधारू पशु खरीदने के लिए दिया गया ऋण। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित 15 महिलाओं को मिली ऋण की सुविधा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।